Everybody can see that. So मैंने already everybody can hear me properly. Everybody can hear me properly. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, सो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बता रखा है क्या क्या चीजें पढ़नी है, एंड आई हैव गिवन यू फ्यू थिंग्स। चार्ज के बारे में बताया था मैंने, राइट। फिर मैंने क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालने के लिए सिखाया था, उसका कंडक्टर, इंसुलेटर। देन आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन आई हैव टॉट यू पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूलाज गाइस सभी लोग नोट किए हो या नहीं? जैसे यहाँ फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूला अभी तक मैंने सिखाया है। Q इज इक्वल्स टू NE, V इज इक्वल्स टू W बाई Q, राइट। और देखते हैं और क्या क्या पढ़ाया मैंने फिर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मैंने सिखाया था वोल्टमीटर से। अच्छा, यहाँ ये फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट भी बता दिया है गाइस आप लोगों को। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, दैट इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये तीसरा फॉर्मूला है। ओके देखो मैंने यहाँ सब कुछ डिफाइन भी किया है, मेगा, गीगा, मिली। करंट कैसे मेजर करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी मैंने बताया है। सो इज दिस क्लियर गाइस? ये सारी चीजें क्लियर है, राइट? तो अच्छा, मैंने काफी कुछ बता दिया, करंट निकालना सिखा दिया है, राइट। सो गाइस, इज दिस क्लियर विद यू टिल हियर? किसी को प्रॉब्लम है गाइस? एनी प्रॉब्लम? कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट। No, sir. चलिए, सो नॉट एन इशू, वी कैन मूव। ओके गाइस, सो वी आर मूविंग। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, तो हमने ये सब करंट वगैरह सब बता ही दिया है। तो नेक्स्ट जो जो टॉपिक है गाइस हमारा, वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत आसान सा टॉपिक है गाइस, देयर इज नो नीड ऑफ टेक एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। उससे पहले गाइस आप लोग एक काम करो, आप लोग ना एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, तभी मैं आगे बताऊंगा। गिव मी अ सेकंड, आई एम गिविंग द क्वेश्चन। जो मैंने पढ़ाया है मैं उसी में से पूछूंगा, डोंट वरी। ओके, सो कैन यू गो फॉर दिस वन प्रॉब्लम? एवरीबॉडी प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जो आंसर करेगा वो हैंड रेज करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए यहाँ पे। म्यूट योरसेल्फ।
Done, guys? Yes, sir. Done. Okay. सर आंसर बोले. Yes, बोलिए. सर ए का 8 कूलम्स, बी का 1840 जूल्स. अच्छा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ. हाँ, गुड, बहुत बढ़िया. मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट निकल रहा है, बाद बाकी किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं निकलता है. हाँ जी, आयुषी, खुशी, खुशी सिंह, निशा, प्रतिभा, शिखा, श्याम जी. सर हाँ? हमको एक डाउट था. हाँ, बोलिए, क्या डाउट था? बोले. हाँ, बोलिए. सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको नहीं समझ में आया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ में आया. अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं. ये बताओ, कितने केजी का वेट आप उठा सकते हो? टेल मी. सर 30. 30 केजी उठा सकते हो, राइट? अच्छा, Yes. मतलब 30 केजी उठा सकते हो. मतलब अगर हम देखें उसको फोर्स में, अगर हम कन्वर्ट करें तो हम सीधे फोर्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9.8 छोड़ देते हैं, ठीक है, इजी के लिए. तो फोर्स, आप कितना फोर्स उठा सकते हो देखा जाए तो मास इनटू ग्रेविटी होता है, mg, राइट? यस सर. ये हो गया फोर्स. तो आपने 300 न्यूटन उठा लिया, ठीक है. अब मान Yes, लो आप कोई वेट उठा के यहाँ से यहाँ तक आप चलते हो, राइट? यस सर. तो यहाँ से यहाँ चलने में आप क्या करोगे ये बताओ? सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो 10 नहीं 10 5 ले मीटर. लेते हैं, नहीं 5 ले लेते हैं, 5 मीटर ट्रेवल किया, राइट? यस सर. तो अगर हम देखें ये यहाँ पे फोर्स, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था ग्रेविटी के लॉन्ग. अब वो सामान लेके आप अपने हाथ में पकड़ के 5 मीटर जैसे करते हैं ना घर में, यहाँ से वहां रख देते हैं, राइट? तो यस सर. वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? तो ये यस क्या सर. हो जाएगा? 300 न्यूटन टाइम्स 5 मीटर्स, तो इसका मतलब हो गया 1500 न्यूटन केजी मीटर. केजी न्यूटन. मीटर, न्यूटन मीटर. ये हो गया वर्क डन, मतलब जूल. कितना हो गया ये? वर्क डन. जूल. मतलब जूल. आपके पास जो वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है वो 1500 जूल्स की कैपेसिटी है, राइट? यस सर. आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मैं 5 मीटर ही कोई इतना भारी सामान लेके जा सकता हूँ, राइट? अब जैसे लोग करते हैं ना, मतलब सामान उठा लेते हैं प्लेटफॉर्म पे, जैसे बाहर से आते हैं बड़ा बड़ा झोला लेके आते हैं, ठीक है, सामान खींचते रहते हैं, खींच आता नहीं उनसे, तो क्या करते हैं बाद में पुली करते हैं, राइट? यस सर. तो सेम वही कंडीशन कि आप लेने के लेकर, तो उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है. अब यहाँ पे बात समझ में आई कि ये जो चीज है, अच्छा, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? V is equals to work done by coulomb charge, right? Q. W by Q. W by Q. तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे, ये आपका वर्क डन हो गया, राइट? यस सर. अच्छा, तो वर्क डन आप ये करोगे. अब इसी में मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे 5, मतलब कि आपने एक 30 केजी का पत्थर उठा के 5 मीटर पे रखना था, राइट? यस सर. बहुत सारे पत्थर थे वहां पे. आपने काम शुरू किया, मतलब एक पत्थर को लेके जाने में, मतलब कि वर्क डन यहाँ पे ये लगा, राइट? अब हम ये चेक करेंगे कि 5 पत्थरों को उठा के, 5 या 10 पत्थर जो भी आप उठा के यहाँ रखते हो, उसके लिए कितना वर्क डन यूज हुआ और कितने पत्थर आपने रखे, ठीक है? तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं मान लो कि वर्क डन आपका लग गया 10 पत्थरों को उठाने में, we can say that 3000 जूल. How much joule? I'm just taking example, मैं उस कैलकुलेशन पर बात नहीं कर रहा हूँ. 3000 जूल. और उसमें आपने कितने पत्थर रखे? आपने 10 पत्थर रख दिए. जस्ट थिंक हियर, ये आपका पत्थर हो गया. पत्थर मतलब चार्ज. हम चार्ज को कैसे समझ रहे हैं? आप देखते हो ना, ईंटा ढोते हैं लोग
मजदूर लोग हीटेड होते हैं ना, राइट? तो वो Yes, कितनी, अब एक बंदा अपने सिर पे ईंटा लेके पूरे दिन में वो फ्लोर पे 1 घंटे में फ्लोर पे चढ़ा, और उसके बदले का आपने देखा होगा बहुत ऐसे भी बंदे होते हैं, मजदूर होते हैं जो फटाफट मतलब तुरंत आके वो फिर लेके जाते हैं। मतलब कि कोई बंदा 1 घंटे में वो कुछ ईंटे को रखेगा, दूसरा बंदा जो होता है 1 घंटे में उससे 3 गुना ज्यादा ईंटा रखाएगा। होता है ना ऐसा या नहीं होता है, बताओ? होता है सर। होता है। सो दैट डिपेंड अपॉन व्हाट, दैट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो आप में वही सोचो ना कि जैसे 3000 जूल यूज हुआ वर्क डन में, अब पोटेंशियल में मतलब कि आपका जो चार्ज है वो 10 चार्ज है, मतलब 10 चार्जेस, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स या जो भी लेना है, 10 कूलम आप ले लो, राइट? तो इसका Yes, sir. पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका भी पोटेंशियल आप ऐसे ही हम मेजर करेंगे लाइक दिस, 300. 300 वोल्ट, राइट? तो Yes, sir. जैसे कि मैंने नॉर्मल लैंग्वेज समझाया कि ईंटा ढोते थे कोई लोग, तो वो उनको वर्क डन तो लगेगा, ईंटा ढोने में नहीं लगेगा वर्क डन तो लगेगा। लगेगा सर। तो मान लो वर्क डन तो उतना ही लग रहा है, लेकिन वो जल्दी 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 बहुत सारे ईंटों को रख दे रहा है, राइट? तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ और सर। जो एक आदमी है Yes, sir. वो ईंटों को लिया और 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, Yes, उसका sir. पोटेंशियल कम हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. पोटेंशियल मतलब क्षमता बेसिकली, Yes, उसकी sir. वो Capacity. कैपेसिटी क्या है, ठीक है? आप इससे मान के चलो वो कि जैसे किसी भी काम को कितना कर सकता है। हाँ, डिपेंड अपॉन चार्ज, कितने चार्ज को लाने में कितना वर्क डन लगा, Done, sir. ठीक है? चलिए ठीक है, तो डन है। अब हम चल रहे हैं गाइस ओम्स लॉ की तरफ। व्हाट इज ओम्स लॉ? Sir, Ohm's law. हाँ, The current flowing in नहीं a circuit. नहीं, सारे डेफिनेशन रॉन्ग है। ओम्स लॉ, ओम्स ने दिया तो उसको ओम्स लॉ बोलेंगे, बात खत्म। Yes, sir. George Ohms. ओम्स ने Sir, दिया, अब जो लॉ इसमें देगा उसी को तो लॉ बोलेंगे। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स ने हाँ, दिया तो ओम्स लॉ। इस लॉ को जॉर्ज न्यूटन ओम्स ने दिया था। न्यूटन ने दिया तो न्यूटन लॉ। अब वो क्या दिया वो हमें क्या पता, चलो। सो ओम्स लॉ कहता है कि at constant temperature the current flowing through a conductor, याद रखना, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference। मतलब current is directly proportional to V। मतलब अगर मेरा करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर Yes, मेरा करंट घटता घटता है है तो तो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस भी घटेगा। घटेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर गाइस? यस याद सर। रखना ये बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है, भयानक इन द सेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बच्चे यहाँ ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको सीधा कह देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होगी बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो वहां कंफ्यूज हो गए, लिटरली सब लोग होते हैं। तो इस बात को यहाँ गांठ बांध लो। अच्छा सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर में देखे होंगे बहुत टाइम, अब ऐसा नहीं होता, पहले थोड़ा होता था, घर में बॉल बहुत डिम जलता है कभी कभी। यस सर। तो क्यों डिम जलता है जी, कोई बताएगा हमको? ड्यू टू मतलब लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्यों होगा सर बीच में कुछ बोलिए बोलिए। सर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो हो जाता होगा। यस यू आर राइट। अभी देखो, अभी मैं आपको 2 फोटोज दिखाता हूँ, ठीक है? सर इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होता होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता होगा। यस यू आर राइट। अभी मैं आपको 2 फोटोज दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। देखो गाइस, एक तो ये रहा, चलो एक जो फोटो है, किसकी फोटो है? बल्ब की है, हमारी नहीं यस है, सर। ठीक है? अच्छा दूसरी फोटो जो है वो मैं लगा के दिखाता हूँ। ये भी बल्ब की ही है। दोनों में क्या फर्क है? साइज छोड़ दो, ये डिम है और ये यस ब्राइट सर। है। ये क्या है?
ये डिम है और ये और एक ब्राइट bright। है। आयुषी एक बात बताओ, डिम लाइट क्यों जलता है घर में हमारे? पहले जलता था ना, होता था ऐसे, देखा होगा आपने। Yes, sir. आयुष, क्या क्यों जलता था डिम लाइट? सर वोल्टेज कम रहता था इसलिए। यस, वोल्टेज इज लेस। क्या है? वोल्टेज कम है। ये सब जानते हैं, ये घर में ना जो छोटा बच्चा है जिसने फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ा, वो भी जानता है कि वोल्टेज, लाइट ऐसे जब दिख रहा है तो वोल्टेज कम हो गया, उसको भी पता है, ठीक है। और इसमें लाइट बहुत बढ़िया जल रहा है, मतलब वोल्टेज इज हाई, वोल्टेज इज हाई। तो याद रखना गाइस, वोल्टेज जो है वो करंट पर डिपेंड करता है। करंट लेस होगा तो वोल्टेज भी लेस होगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। वोल्टेज हाई होगा तो मतलब करंट इज ऑल्सो वोल्टेज भी है। हाई। यही बात किसने बताई थी? ओम्स भैया ने बताई थी, जो हमारे यहाँ के जो बच्चे पैदा होते ही समझ जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात बताई थी। बट अभी के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही वो समझ जाते हैं कि भाई डिम लाइट है मतलब वोल्टेज कम है, इलेक्ट्रिसिटी कम है, मतलब करंट कम है, ठीक है। वो साइंटिस्ट थे, उस टाइम लग गया इसलिए उनको, ठीक है। चलो, सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट पुट करते कांस्टेंट हैं। लेना पड़ता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया मैंने, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट पुट कर दिया गाइस। तो यहाँ से फॉर्मूला, मैं आर आई नहीं बोलता हूँ, मैं तो आई आर बोलता हूँ इसको, आई आर, मुझे आसानी होती है। V फॉर वोल्टेज, देखो आपको मैंने नया फॉर्मूला दिया, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट एंड R फॉर रेसिस्टेंट। तो गाइस आप लोग को मैं देखूं तो अभी तक मैं 4 फॉर्मूले दे चुका हूँ। सर हाँ बोलिए। हम लोग आ रहे हैं क्यों लेते हैं? बिकॉज जो वायर में जो कांस्टेंट होगा वो कौन होगा? मैं तो नहीं होऊंगा वहां जाके, मतलब वायर। एक्स वाई देखो, जेड कुछ। अरे नहीं भैया, वो ओहो, ये एबीसीडी वाला नहीं है। हेलो, तो हाँ ये सर। रेसिस्टेंट प्रेजेंट होता है, आइटम है ये। आइटम इन द सेंस, मैं कैसे समझाऊं इसको? जैसे कि मान लो, गिव मी सेकंड, ये एबीसीडी वाला मत समझो कि एबीसीडी वाला आप कुछ उठा के ले लिए हैं, ठीक है। अब ये इसको मैं समझाऊं कैसे? एग्जांपल। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग खाना खाते हैं, राइट? यस सर। खाना कहाँ से जाता है पेट में? सर मुंह से होते हुए, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए। जो भी है, फूड पाइप से, राइट? हाँ। फूड पाइप को देखे हैं? नो सर। नहीं देखे हैं। वैसे ही करंट को, अगर करंट करंट कहाँ से ट्रेवल करता है ये बताओ पहले। सर करंट, हाँ, मान लो आपने, ये हमारा वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया इसको, ठीक है। ये मतलब कहीं जा रहा है अपना, घूमते हुए लबला बला करते जा रहा है, तो करंट कहाँ से जाएगा ये बताओ पहले। सर इस बीच वाले वायर से एक आगे क्या है, इस वायर से नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। तो जहां से ये जाएगा वायर से, हम इसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। जब ये वायर से जाता है या किसी भी एलिमेंट से जाता है तो रेसिस्टेंस उस एलिमेंट में लगा होता है। क्या लगा होता है? रेसिस्टेंस। जहां अभी एग्जांपल आ गया, जैसे आप लोग सड़क पे चलते हो गाइस, तो Yes. सड़क पे चलने पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है नहीं होता है? अगर होता है फ्रिक्शन सर। प्रोड्यूस नहीं होता तो इतने टायर्स, इतने जूते बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा जूता क्यों फट जाता है? 6 महीने साल भर में जूता लोगों का फट जाता है ना। क्यों Yes, फट sir. जाता है जूता? बहुत लोगों का तो 2 महीना में बच्चा सब फाड़ देता है जूता, ऐसा भी देखे हैं। मेरा भाई था, 2 महीना में जूता फाड़ देता था, ठीक है। तो क्यों फट जाता है जूता ये बताओ? सर Why shoes? घर्षण, फ्रिक्शन, ड्यू फ्रिक्शन, टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ से आया? सर मतलब सरफेस से, सरफेस जिस से आया।
वैसे ही जब करंट इसमें फ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। जो आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक में फ्रिक्शन ही एक तरीके से रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस क्या काम करता है? रेसिस्टेंस जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब रुकावट है, रोकता है। इट स्टॉप्स द करंट, इट स्टॉप्स द करंट। इसका रेसिस्टेंस नहीं, मैं बता रहा हूं, स्टॉप द करंट पार्शियली, थोड़ा बहुत। इसका रेसिस्टेंस का दूसरा भी नाम भी है स्पीड ब्रेकर। अगर मैं दूसरे नाम में बात करूं, स्पीड ब्रेकर पे क्या होता है गाइस? गाड़ी पूरी रुक जाती है क्या? नो नहीं ना, सर, रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, वो स्लो हो जाती है स्पीड ब्रेकर में। तो रेसिस्टेंस भी एक तरीके से स्पीड ब्रेकर है। मान लो कि क्या होता है इन रियलिटी कि 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो उसको वो रोक लेता है, और ओनली 8, मतलब डिपेंड अपॉन कितना रेसिस्टेंस है, डिपेंड अपॉन। ठीक है, ब्रेकर आपने देखे होंगे, छोटे ब्रेकर भी होते हैं और बड़े ब्रेकर्स भी होते हैं। मोहल्ले वगैरह में, मैं तो कॉलोनीज में देखा हूँ आजकल जो ब्रेकर ऐसे बना रहे हैं कि गाड़ी टूट जाएगी आपकी उस ब्रेकर से। ठीक है, तो एकदम खड़े खड़े ब्रेकर। क्या बीच वाला पार्ट? हाँ, मतलब वही ऐसे ब्रेकर मोहल्ले में मैंने, मतलब हाईवेज पे तो नहीं, बट जो कॉलोनीज वगैरह होती हैं और जो उसमें होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे ब्रेकर में बना रहे हैं लोग। और ये लोग बनाते हैं इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर, और इतने घटिया ब्रेकर की मत पूछिए। ठीक है, और ये सिर्फ बिहार का ही हाल नहीं है, ये बहुत जगहों का हाल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही वैसे बनते हैं, नहीं, बहुत, लेकिन लोग बनाते हैं। रीजन है कि मोहल्ले में लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए लोग ऐसा। लेकिन थोड़ा बनाइए ब्रेकर, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सही से ब्रेकर बनाइए कि ठीक है गाड़ी को भी दिक्कत ना हो। ऐसा ऊंचा ऊंचा बनाने, गाड़ी पार करने में सोचने पड़ जाती है कि भैया ये गाड़ी, अब जैसे अब कोई गाड़ी ऊंची है, नाव जो गाड़ी का लेवल थोड़ा नीचे है, लाइक एवेंजर वगैरह गाड़ियां होती है, वो तो ब्रेकर में ही टच हो जाती है। हाँ, दोनों टायर के बीच वाला पार्ट। हाँ, दोनों टायर के बीच वाला पार्ट जो है वो ब्रेकर में ही टच हो जाता है। तो उसका क्या करेंगे? चले कोई नहीं, वो तो ठीक है। तो हाँ, why conductor conduct electricity, why insulator not? क्योंकि मेटेलिक पार्ट है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो बने हुए हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, उनमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिल्कुल। जैसे मान लो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो और हाथ पकड़ के खड़े रहोगे, तो अगर आपको, जैसे सिंपल सी बात है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, 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 अगर ये बच्चा गिर गया तो इसको इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इन सबको? नहीं। जब लाइन लगाते हैं ना प्रेयर करते वक्त, और कुछ बच्चे धक्का धुक्की करते हैं ना, तो मान लो बच्चे दूर दूर खड़े हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया तो सिर्फ वही गिरेगा ना, बाद बाकी सब तो नहीं गिर जाएंगे। लेकिन जहां पे एकदम खड़े, भीड़ एकदम सेट सेट के खड़े हैं, चिपक चिपक खड़े हैं, तो एक बच्चे को धक्का लगेगा तो वो 10-15 बच्चों को धक्का लगेगा उससे, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट है। इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, दे आर, जो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो उसकी बोलते हैं, दे आर अवे। मेटालिक्स पार्ट में वो और नजदीक होते हैं, दैट इज द रीजन। मेटालिक पार्ट में वो नजदीक होते हैं, इसलिए उसको हीट हो, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हो या जो भी हो, एनर्जी पास ऑन करने में परेशानी नहीं होती है, फ्लो में नहीं कुछ होती है। चलिए इन सब पे अलग से क्यों होता है नहीं होता छोड़िए। So guys, Ohm's law, 1 second. सभी को ओम्स लॉ क्लियर है गाइस? एवरीवन? खुशी, निशा, श्याम जी, इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए, तो अभी हम एक काम करेंगे, आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ जो है, मतलब हमारा जो करंट जो है वो दो चीजों पे भी डिपेंड करेगा। करंट जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस पे
भी डिपेंड करेगा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से I का जो फॉर्मूला निकलेगा वो V अपॉन R निकलेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। Yes, sir. अपने दिमाग में बिठा लो कि करंट और वोल्टेज बढ़ता है तो बढ़ेगा और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, इस बात को बिठा लो। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स। यूनिट इज ओम्स। और इसको सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है। ओके चलिए, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम एंड यू विल सॉल्व गाइस। ठीक है, चलिए, गिविंग यू द प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व इट क्विकली। सर डन। ओके, कितना आंसर आया? 0.4 एम्पियर। 0.4 आया है। अच्छा हाँ ठीक वही है, 0.4। ठीक है गाइस, गिव मी सेकंड। 0.4 एम्पियर सभी का आ गया या नहीं आया? खुशी, खुशी, डू यू गेट इट? खुशी, डू यू गेट इट? खुशी सिंह, आपको आ गया आंसर? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है, मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूं। देखो वोल्टेज इतना है, रेसिस्टेंस इतना है, करंट निकालना है, बहुत सिंपल। I इज इक्वल्स टू V by R, that means 24 by 60, that makes 0.4, राइट? कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो इससे आसान सवाल नहीं दे सकता हूँ, सॉरी गाइस। हाँ, अब एक प्रॉब्लम है, जरा दिमाग वाला प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी कि कौन इसको सॉल्व करेगा। एक सेकेंड, गिविंग यू गाइस। चलो ये जरा सॉल्व करके दिखाओ तो, देखे कौन सॉल्व करता है। कहता है इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट 3.4 एम्पियर from 220 volt supply line, right? What will be the electric iron draws when this much voltage? तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर सीधा आधा हो गया तो करंट भी आधा हो जाएगा, यही दिमाग लगाएंगे। सर इसमें पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे ना? यस, इसमें सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालेंगे गाइस। जो रेसिस्टेंस होता है, दैट रेसिस्टेंस विल नॉट सर डन। चेंज। सर डन। ओके ठीक है, रुकिए। रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज गाइस। देखो जिन लोगों ने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया कि सर आधा कर देंगे, उनका कॉन्सेप्ट ठीक है, बट ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑलवेज उनका ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा। तो गाइस एक चीज याद रखो, यहाँ पे दो केसेस हैं। क्या है? दो केसेस। केस एक नंबर 1 क्या है रेजिस्टेंस कि निकालना है। 220 वोल्ट है और करंट दे रखा है 3.4 एम्पियर। और दूसरा जो केस, वेट, दूसरा जो केस है, वोल्टेज 110 है और करंट पूछता है कितना होगा। तो आप बोल दोगे सर आधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो सही कर लोगे, लेकिन हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, एक चीज बताओ गाइस, जो इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में प्रेस करते हैं कपड़ा,
आज कपड़ा प्रेस किए, वोल्टेज ज्यादा था तो करंट ज्यादा लगा, ठीक है। कल क्या हम आयरन बदल के नया आयरन ले आते हैं क्या घर में? नो सर। हम सेम आयरन का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब रेसिस्टेंस इज द एलिमेंट विच इज इनसाइड द आयरन। रेसिस्टेंस क्या है गाइस, मैं यहां वापस से लिख देता हूं। रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होता है एलिमेंट का। आपके आयरन का जो रेसिस्टेंस होगा 10 दिन बाद वही रेसिस्टेंस रहेगा, वो नहीं बदल जाना है, ठीक है। हाँ, एक रिहोस्टेट होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जो आपके घर में देखा होगा, पंखे की स्पीड आप बदलते हो, राइट? वो आता है ना पंखे की स्पीड बदलने के लिए 1 2 3 4 करते हो घर में, आप पंखा का स्पीड तेज और कम हो जाता है, रेगुलेटर। वो एक्चुअली वो रिहोस्टेट होता है, ठीक है। वो भी एक तरीके का रेसिस्टेंस ही है, लेकिन उसको कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। वो क्या कहते हैं? वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसमें आप स्पीड कम और ज्यादा कर लेते हो इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी स्विच घुमाओगे तो कोई चीज तेज जलती है, फिर स्विच घुमाया तो तेज कम हो जाता है। लाइक इसमें इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आने लगा है आजकल। इलेक्ट्रिक चूल्हा में होता है ना, तेज आंच करनी है, इंडक्शन, कम आंच करनी, आंच मतलब इन द सेंस कि उसको कम हीट करना है, तो आप बटन दबाते हो, उसकी हीट कम हो जाती है, बटन दबाते हो उसकी हीट बढ़ जाती है। वो भी किसके बेसिस पे? यस, रिवर्स्टेट पे काम करता है वो भी। तो वो उसमें कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। लेकिन अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट है फिक्स रेसिस्टेंस, कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आयरन 10 दिन के बाद वही आयरन रहेगा, वो आयरन बदलना नहीं है, तो मतलब रेसिस्टेंस वही रहेगा, राइट? और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो V अपॉन I अगर हम देखें तो 220 बाय 3.4 ओम्स। इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको यही रहने देंगे। अब देखो, हमको तो फॉर्मूला पता है, यही रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई होगा गाइस, राइट? तो करंट निकालने के लिए आई नो V अपॉन R होता है, तो V इज इक्वल्स टू 110 एंड R की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 220 अपॉन 3.4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम गाइस, तो ये बन जाएगा हमारा लाइक दिस 1.7 एम्पियर। ये 2, सो I की वैल्यू हो जाएगी 1.7 एम्पियर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इतना मेहनत क्यों किया, सर तो पागल हो गए हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आधा कर लेते। लेकिन गाइस वो इस कॉन्सेप्ट में तो चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन हर जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट से बुझा रहा हूँ, नहीं तो सीधा हाफ कर लेते। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बाद में दिखाऊंगा जहां पे आप ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना कि वोल्टेज हाफ वर्सेस वो भी हाफ, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस कुछ और हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से नोट करो, वी कैन मूव। अच्छा, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं सीधा ग्राफ में ही सिखाऊंगा, ठीक है। ओम्स लॉ में याद रखना कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ऑलवेज याद रखना, ओके। ठीक है। मैं ग्राफ के क्वेश्चन एक बार में लास्ट में कराऊंगा, सारा कुछ ग्राफ वाला। यहाँ पे V होता है, यहाँ पे I होता है, ये रेसिस्टर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बता दे। नो सर। नहीं तो एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं दे रहा हूँ। ये MCQs है गाइस, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर द MCQs आल्सो, गो फॉर इट फास्ट। चलो चलो सब लोग जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट फास्ट। सर आंसर बोले। नहीं, आप लोग पहले बना लीजिए पूरा। Guys, आप लोग जो सॉल्व कर, I will back in 2 minutes. Okay, just give me 2 minutes.
Sir, done. Sir, done. चलिए गाइस, आई एम बैक हियर। तो किसका किसका आंसर आ गया? बस आयुषी और अब है, और कोई लोग नहीं बना पाए क्या? सर बना चुके हैं। बना चुके हैं, ओके। पहला का क्या आंसर आया? सर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पियर, ठीक है, गुड। दूसरे का क्या आंसर आया? 24 ओम 24 ohms. अच्छा, ठीक है। तीसरे का? 9.2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 9.2 ampere. ओके, चलिए। 24 का?
3. 3 ampere. 3. 3 seconds. Okay, ठीक है, चलिए. So now we are moving ahead, guys. ठीक है. नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो. Moving ahead to. Giving you one more problem. PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. यस सर. ठीक है, यहाँ देखो, इसका मतलब होता है PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये देख के घबराना नहीं कि ये क्या है. इट्स नथिंग बट V, वोल्टेज. चलो सॉल्व करो. अरे भाई, जो क्या नाम है, हेलो, जो मनोज, आपने एक नंबर दिया था ना, किसका? सूरज कुमार का. हेलो हेलो मनोज, कैन यू हियर मी? नहीं है. सर डन. ओके, चलो ठीक है, डन हो गया. सो कितना आंसर आएगा? So 125 volt. 125 volts. 125 वोल्ट्स. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. चलिए, ओके. हो गया सर. ओके, चलिए. सो सबके हो गए. तो गाइस, कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम? No sir. चलिए. सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. सर ये क्वेश्चन समझा दीजिए और सॉल्व भी कर दीजिए मेरे से. नहीं हुआ, कोई बात नहीं. कहता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ दिस. तो सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो. 10 वोल्टेज पे 0.02 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है टू अ वायर. तो वायर का रेजिस्टेंस क्या, वो हम निकालेंगे. तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालते. रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? V अपॉन I. सो 10 बाय 0.02 कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करो. It will become 500 ohms, right? Now पूछता क्या है कि find the potential difference, case 2. Find the potential difference when current is this much. So current into R. Current 250 mA है, मिली एम्पियर. इसका मतलब क्या होता है? 250 into 10 the power minus 3 एम्पियर, right? तो यहाँ लिखो 250 into 10 the power minus 3 times 500. अगर आप इसको देखोगे तो अगर मैं 0 0 देखूं तो 0 0 सारे कट गए. If you see that 25 into 5
10 द पावर 3, 10 द पावर -3, तो ये 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा मेरे पास, ये बचेगा। तो इसमें क्या दिक्कत थी बताइए, किसने पूछा था क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। ओके गाइस, तो आज बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं। आई एम गिविंग यू वन मोर थिंग, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक एलिमेंट है। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक कोई ऐसा मत सोचो कि के जी एल पी ऐसे कोई भी वैल्यू ले लेंगे, नहीं, रेसिस्टेंस इज अ एलिमेंट। ओके, ये कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। अपने गाइस कुछ लोग सर्किट इलेक्ट्रिकल में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप कोई घर में इलेक्ट्रिक के कोई काम करता होगा तो सर्किट बोर्ड वगैरह खोल के देखना, ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। अब तो मार्केट में और भी कई नए नए डिजाइन के रेजिस्टेंस आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं दिखता है। आई विल जस्ट शो यू, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको बिना रेसिस्टेंस के तो काम करना मुश्किल है, समझे। रेसिस्टेंस नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि करंट के मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, आपके मोबाइल में रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है क्या? लगा रहता है सर। लगा रहता है। आई विल जस्ट शो यू सम पिक्चर्स, जस्ट गिव मी सेकंड। आप ये पिक्चर देखो, ये क्या है, ये सर्किट बोर्ड है। क्या है ये, ग्रीन ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड है गाइस, ठीक है। अब इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें सर्किट बोर्ड क्या होता है, जब आप टीवी भी खोलोगे ना बनाने के लिए, तो ये ऐसा ग्रीन ग्रीन का बोर्ड होता है। अब बताओ वायर से कैसे जोड़ेगा इतना सारा एलिमेंट? वायर से जोड़ पाना आसान है क्या कि सबको वायर से बैठ के जोड़ते रहेगा? नहीं, तो ऐसे ऐसे सर्किट बोर्ड बनते हैं। और ये देख रहे हो, ये लाइनिंग्स, दीज आर लाइनिंग्स जो है वो वायर का काम करती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं मदरबोर्ड। इनका क्या नाम है? मदरबोर्ड। आपने सुना होगा कंप्यूटर दुकान पे, या बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, मेरा मदरबोर्ड उड़ गया, मेरा मदरबोर्ड खराब हो गया। मतलब क्या कि भैया ये जो पूरा पैनल है ये खराब हो गया है, आपको नया पैनल खरीदना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट बहुत होती है। उसकी कॉस्ट क्या होती है? बहुत ज्यादा। मैं आपको कंप्यूटर का एक दिखाता हूँ, कंप्यूटर का मदरबोर्ड कैसा दिखता रहता है। जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट शो यू राइट। देखो एक मुझे मिला है, बट ये तो बहुत गंदा सा है। हाँ, ये देखो, ये मदरबोर्ड ऐसा कुछ रहता है। आई विल, इतना क्लियर पिक्चर नहीं है मेरे पास, बट आई विल जस्ट शो यू। देखो गाइस, ये कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड, जो कुछ लोग बोलते होंगे तो उनको दिखता होगा ऐसे, ठीक है। पंखा लगा हुआ है, हीट एलिमेंट, प्रोसेसर, रैम, और बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिनको मैं भी नहीं पहचानता हूँ मोस्टली। बहुत से लोग नहीं पहचानते हैं, जो बनाता है वही जानता है कि कौन क्या एलिमेंट है, कौन क्या नहीं है, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है। आप देखोगे इन सब पैनल्स में, बोर्ड्स में, ये इसमें बहुत क्लियर मेंशन करके दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे कितना सारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफॉर्मर्स, आईसी, जब आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे, देखो सब में नंबरिंग कर रखी है इन लोगों ने, क्योंकि ये यहाँ पे लगे। अब एक चीज आप देख रहे हो गौर से, कहीं पे छोटा भी रेसिस्टेंस है, कहीं बड़ा भी रेसिस्टेंस है, डिपेंड अपॉन द साइज, राइट, डिपेंड अपॉन साइज, बड़े छोटे भी इसने लगा रखे हैं। तो देखो सिंपल सी बात, जो रेसिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो गाइस, पहला पॉइंट, रेसिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द लेंथ। सेकंड पॉइंट, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं गाइस? याद रखो, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का जो फॉर्मूला है ना वो। क्यों? क्योंकि वायर जो होते हैं वो सर्कुलर वायर ही तो इस्तेमाल करते हो आप, तो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा? क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा। दैट्स व्हाई वी यूज
एरिया का फॉर्मूला हम अगर वायर रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो यूज करेंगे। वायर स्क्वायर दिया होगा तो आप स्क्वायर वाला यूज करोगे। डिपेंड अपॉन कैसा वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप उसको सर्कल कंसिडर करोगे। इज इट क्लियर दैट? इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस रेसिस्टिविटी। इसका नाम है रेसिस्टिविटी। एक बात बताओ गाइस, पानी का डेंसिटी क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? हेलो, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? चलो डेंसिटी ऑफ ऑयल बता दो, डेंसिटी ऑफ मिल्क बता दो। मैं वैल्यू नहीं चाहता हूँ, कुछ भी बता दो मुझे। हेलो, सर 997 मीटर। ठीक है गाइस, डेंसिटी कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताओ, मेरे घर में जो दूध आती है उसकी डेंसिटी और आपके घर में जो दूध आती है क्या वो अलग अलग आएगी? एक ही भैंस से अगर आएगा तो नो या गाय सर। से आएगा? नहीं, मतलब डेंसिटी इज फिक्स। डेंसिटी जो है गाइस वो फिक्स है, वैसे रेसिस्टिविटी इज आल्सो फिक्स। जैसे रेसिस्टिविटी डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल। क्या पानी की डेंसिटी और दूध की डेंसिटी सेम होगी क्या? नहीं, अलग अलग होगी, राइट? वैसे ही रेसिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन मटेरियल, और दिस इज अ फिक्स वैल्यू गाइस। दिस इज व्हाट? दिस इज अ फिक्स वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? आपको यहां तक मैं वीडियो भेज दूंगा। किसी कुछ पूछना है यहां तक? किसी कुछ पूछना है यहां तक? Guys, anybody want to ask me anything? सर रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाता है ओम्स मीटर। ओम्स मीटर। क्लियर है? यस सर। चलिए तो सर मैं, हाँ बोलिए। सर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है?
रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट अपॉन द मटेरियल, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो है वो ओम मीटर, मतलब कि ओके आई विल जस्ट टेल यू, गिव मी अ सेकंड। मैं बहुत एक बेहतर एग्जांपल देने वाला हूं अभी आपको गाइस। किसने पूछा है? आयुषी ने पूछा है ना? हेलो, प्रतिभा ने पूछा है। प्रतिभा ने पूछा है, ठीक है। प्रतिभा, आपके पास कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कुछ भी? मतलब Yes, मतलब आपके पापा के पास या भैया के पास, किसी पास कुछ है? यस क्या क्या है? सर, स्कूटर, बाइक। स्कूटर, अच्छा ठीक है, स्कूटर मान लेते हैं, स्कूटर। जस्ट टेक एग्जांपल कि जो आपकी स्कूटर है वो देती है 30 किलोमीटर पर लीटर। मतलब स्कूटर में पेट्रोल डलवाते हैं कि नहीं डलवाते? डलवाते होंगे, राइट? तो स्कूटर में जो पेट्रोल डलवाते हैं तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं माइलेज। क्या बोलते हैं? माइलेज। माइलेज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये गाड़ी का माइलेज बहुत खराब है भैया, तो गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है, ऐसा सुना है प्रतिभा आपने? यस हेलो, सर। ये वर्ड सबने सुना होगा, मैक्सिमम लोग ये वर्ड सुनते हैं कि इस गाड़ी का माइलेज खराब है, बहुत तेल खाता है, ठीक है, ये गाड़ी का तेल, ये गाड़ी कम तेल खाता है, ऐसे से लोग बोलते हैं। वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है माइलेज पर। गाड़ी जब खरीदते टाइम कंपनियां माइलेज बताती हैं, जैसे वो आपने ऐड भी देखा होगा कि इट्स कार जो है वो 20 किलोमीटर प्रति लीटर खाती है। मोटरसाइकिल अभी जैसे कौन सा प्लेटिना को 100 किलोमीटर लोग दिखाने लगे हैं, बट एक्चुअल में थोड़ा कम होता है। बट प्लेटिना का जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे सो कहेंगे 100 किलोमीटर प्रति लीटर चलेगी गाड़ी आपकी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द माइलेज, राइट? अब एक बात बताओ प्रतिभा, अगर मान लो आपको, एग्जांपल मैं लेता हूं, 2 घंटे आप गाड़ी चलाते हो, वो सेम स्कूटर, ठीक है, तो 2 घंटे में मान लो आपने ट्रेवल कर लिया 60 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर लिया? 60 किलोमीटर। उसमें कितना पेट्रोल खर्च कर दिया आपने? मान लो उसमें आपने पेट्रोल खर्च कर दिया 2 लीटर। क्या कर दिया पेट्रोल खर्च? 2 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। ये आप क्या है वैल्यू? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? मतलब कि जितना पेट्रोल डालोगे उतना चलेगा भैया। यहां पर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकाल रहे हैं, जितना पेट्रोल डालेंगे उतना चलेगा। मान लो मैंने अपनी गाड़ी में 5 लीटर ऑयल डलवा लिया, तो मतलब मैं कितना जा सकता हूं? मैं 150 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता हूं आराम से। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्रतिभा, बताओ प्रतिभा, कैन यू हियर मी? यस सर, कर सकते हैं। तो दिस वैल्यू इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और रेसिस्टिविटी पे भी। माइलेज देखो, ये भी माइलेज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मतलब रेसिस्टेंस अगर हमको ये छोटा सा बनाया तो इसका कम वैल्यू होगा, ये लंबा बनाया तो इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, एरिया एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इससे क्या है कि डिपेंड अपॉन क्या साइज है क्या नहीं है उस पर। बट ये तो फिक्स कौन, जैसे माइलेज क्या है? माइलेज तो फिक्स है भैया, इतनी माइलेज देता है, तो माइलेज जो है वो फिक्स है। मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एक्चुअली मीनिंग हुआ 1 मीटर का जो, अगर आपके पास कोई वायर है, क्या बोल रहा है ये? 1 मीटर का कोई वायर है, उसमें कितना रेसिस्टेंस होगा? हाउ मच रेसिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। मतलब 1 मीटर वायर में कितना रेसिस्टेंस होगा प्रति मीटर वायर? 1 मीटर वायर में नहीं, प्रति मीटर वायर। जैसे प्रति लीटर आपको 30 किलोमीटर का एवरेज मिलता है, गाड़ी देती है, उसको माइलेज कहते हैं। वैसे ही रेसिस्टिविटी भी फिक्स है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि माइलेज, आज आपकी गाड़ी का माइलेज 20 किलोमीटर हो जाएगा और कल आपकी गाड़ी का माइलेज 50 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप जो गाड़ी खरीदोगे उसी के अनुसार मिलेगा। 1-2 यूनिट ऊपर नीचे होती है, जैसे 20 का 22 हो सकता है, 25 हो सकता है,
लेकिन 50 तो नहीं हो जाएगा 20 किलोमीटर का, राइट? वो क्या है, वो फिक्स वैल्यू है। वैसे ही रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो फिक्स, इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, गोल्ड यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। तो प्रति मीटर मतलब 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस होगा, दैट विल टेल अस व्हाट, रेसिस्टिविटी। लेकिन अगर आपने वायर ही खरीद ली 10 मीटर, अब कोई 1 मीटर वायर थोड़ी ना खरीदता है। घर में इलेक्ट्रिक का काम करवाना होता है तो 1 मीटर वायर खरीदते हैं जी, जाते हैं 5 मीटर 10 मीटर, मतलब छोटा सा भी काम है, मतलब बल्ब भी लगाना है ना, तो लोग आज के डेट में 1 मीटर नहीं खरीदता, जाता है 5 मीटर 10 मीटर ऐसे खरीद के ले आता है। मेरे घर में भी हमको पंखा लगाना था एक, तो मैं गया तो हमको कितना 6 मीटर का वायर खरीदना पड़ा, क्योंकि पंखा का तार ऊपर से लेके नीचे तक स्विच लेके आना था, ठीक है। तो 6 मीटर वायर में रेसिस्टेंस सेम ही थोड़ी ना होगा रेसिस्टिविटी के जितना, वो तो 6 मीटर लंबा है तो रेसिस्टेंस भी तो ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो कि एग्जांपल मैं देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, मैं इस पे जाना नहीं आप लोग गाइस, मैंने बोला कि रेसिस्टिविटी जो है एक वायर की 200 ओम्स मीटर है, राइट? तो मान लो ये, इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर में 200 ओम का रेसिस्टेंस है, राइट? तो अगर मैं रेसिस्टेंस निकालूं इन अ वायर ऑफ 6 मीटर तो क्या हो जाना चाहिए, 6 मीटर वायर में 600 ओम का रेसिस्टेंस होना चाहिए, नहीं कितना 1200 हो जाएगा, 200 के हिसाब से 1200 ओम होना चाहिए, तो वो तो 6 मीटर का 1200 है ना जी। तो रेसिस्टिविटी विल टेल अस पर, मतलब 1 मीटर में कितना होता है वो बताएगा, राइट? और रेसिस्टेंस टोटल का बताता है, मतलब जितना वैल्यू होगा, 6 मीटर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस बताएगा, 50 मीटर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस बताएगा टोटल का। तो रेसिस्टिविटी जस्ट 1 मीटर में कितना होगा और रेसिस्टेंस जो है वो टोटल में कितना होगा ये आपको बताता है। इज इट क्लियर प्रतिभा? यस सर, समझ गए। चलिए ठीक है गाइस, सो वी विल मीट ऑन फ्राइडे एंड देन वी विल सी दैट, ओके? चलिए बाय, टेक केयर।